प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, क्या सिर्फ 36 रोज के एहतजाज ने भारतीय सियासत का रुख बदल दिया? भारत में बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। भारत में इम्तिहानी पर्चों के मुसलसल लीक होने के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक ने वो कर दिखाया जो माजी के कई बड़े एहतजाज भी ना कर सके। मुसलसल 36 रोज तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार अपने ही वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को ओहदे से हटाना पड़ा। यह पहला मौका है कि नौजवानों की क़यादत में चलने वाली इस तहरीक के दबाव पर मोदी हुकूमत को अपने काबीना के अहम वजीर का इस्तीफा कबूल करना पड़ा, जिसे भारतीय सियासत में एक बड़ी पेशरफ करार दिया जा रहा है। नौजवान तलबा पर मुश्तमिल मुजाहिरीन गुज़िश्ता माह से वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ था कि बार बार इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से तालीमी निज़ाम की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का मतन शेयर किया, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मेरे नौजवान साथियों, मैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे से तालिब इल्म, उस्ताद और तालीम की इस्लाह के लिए वक्फ रहा हूं। मेरा हमेशा से यह यकीन रहा है कि एक मजबूत, जामे और दूर अंदेश तालीमी निज़ाम ही मजबूत कौम की बुनियाद होता है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिशात, जज्बात और उनके जायज़ मुतालबात का गहरा एहतराम करता हूं। गुज़िश्ता 10 दिनों के वाक़यात देखकर मेरा दिल दुखी है। यह मेरे लिए ज़ाती वक़ार का मसला नहीं, बल्कि भारत की नौजवान ताकत ही इस मुल्क की असल ताकत है। उधर एहतजाज की क़यादत करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने के बानी अभिजीत ने वाज़े किया कि तहरीक की जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। ये मुतालबा भी किया गया कि दाखिला इम्तिहान की मनसूखी के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुनासिब मुआवजा दिया जाए, और वाज़े किया कि उनकी तंजीम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होगी। 20 जुलाई को पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले हजारों CJP हामियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और पुलिस ने जो मुजाहिरीन के साथ मुबैना तौर पर सलूक किया, जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने का इल्जाम जो उनकी जानिब से दोहराया गया और मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अपने बयान के अख्ताम पर देवके ने खबरदार करते हुए कहा कि याद रखें, कॉकरोच से ना उलझें। इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से मई 2026 से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एहतजाज जारी था, जिसके नतायज अब वजीर तालीम के इस्तीफे की सूरत में सामने आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, ये पहला एहतजाज है जिस पर हुकूमत को अपना ही वजीर मुस्ताफ़ी करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले होने वाले बड़े एहतजाजों में मोदी हुकूमत ने कभी इस नौइयत का फैसला नहीं किया। सन 2019 में भारतीय पार्लियामेंट ने शहरियत तरमीमी कानून CAA मंजूर किया, जिसके खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और फिरका वाराना तशद्दुद में कम अज कम 76 अफराद हलाक हुए। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अफराद को शहरियत देने का रास्ता आसान बनाया गया, जबकि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ भारत में तकरीबन 100 दिन तक मुल्क गिर एहतजाज जारी रहा, तहम हुकूमत ने कानून वापस लेने से इनकार कर दिया। अगरचे शदीद अवामी मुखालिफत और बाद अज़ां कोरोना वबा के बायस इसके कवायद तकरीबन 4 साल तक नाफिज न किए गए, लेकिन बिला आखिर मार्च 2024 में इसका अमली नफाज कर दिया गया। इसी तरह जून 2022 में हुकूमत ने फौजी भर्ती का नया निज़ाम अग्निपथ स्कीम मुतारिफ कराया, जिसके तहत नौजवानों को 4 साल मुआहदे पर भर्ती किया जाना था। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, रेलवे ट्रैक की बंदिश और मुजाहरे हुए। साबिक फौजियों, उम्मीदवारों और अपोजिशन जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 साल बाद नौजवानों के लिए रोजगार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम वापस लेने से इनकार किया, तो हम 4 साल खिदमत अंजाम देने वालों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 10% कोटा देने का ऐलान किया। लेकिन इम्तिहानी पर्चों के मामले पर नौजवान तलबा की इस तहरीक ने वो कर दिखाया जो इन बड़े एहतजाजों से भी मुमकिन ना हो सका। बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने जो टेक दिए। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक वजीर के इस्तीफे तक महदूद कामयाबी है, या फिर भारत में नौजवानों की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है? फिलहाल एक बात वाज़ेह है कि 36 रोज़ा तलबा तहरीक ने मोदी हुकूमत को वो फैसला करने पर मजबूर कर दिया जिससे वो माजी के कई बड़े अवामी एहतजाजों के बावजूद गुरेज करती रही है। अब नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ भारत से 2 मेहमान मौजूद हैं। राजेश जोशी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके साथ साथ रोहिणी सिंह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारत से सीनियर सहाफ़ी हैं। राजेश साहब, 36 दिन का एहतजाज भारत में स्टूडेंट्स की जानिब से, यानी जनरेशन
जी की जानिब से किया गया और वो एहतजाज कामयाब हो गया, उन्होंने सबसे बड़ा मुतालिबा मनवा लिया। सो क्या अब ये तसव्वुर किया जाए कि भारत के अंदर सियासत जो है वो तब्दील हो गई है और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा लिया है और अब वो फैसले जो होंगे वो उन्हीं के थ्रू होंगे? देखिए, जो जनरल ये नोशन है हिंदुस्तान में जेन ज़ी के बारे में, उसने ये तो कबूल करवा लिया है कि उसकी ताकत है। लेकिन जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि क्या इससे हिंदुस्तान की सियासत में कुछ बदलाव आएगा, तो वो अभी क़ब्ल इस वक़्त होगा कहना कि किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। बहरहाल इस मकाम पे जो जेन ज़ी का ये एहतजाज था, वो हम लोगों के लिए भी, जिन्होंने इतने साल सहाफ़त की, जिन्होंने हर तरह के मूवमेंट देखे, पुलिस एक्शन देखा, रायट्स देखे, कम्युनल रायट्स देखे, हमारे लिए भी ये एक नया फ़िनोमेनन था। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेन ज़ी कहाँ से आए ये लोग और अपनी बात मनवा के अब चले गए हैं। इनको किसने ट्रेनिंग दी? इनको किसने बताया? इनकी जो सियासी समझ है वो कहाँ से आई? ये तो बच्चे सब लोग इनको मानते हैं कि अरे ये 16-17 साल के मेरी उम्र के लोग या हमारे तरह के लोग कहते हैं, ना तो ये लिखते पढ़ते हैं, न ये साहब इनका कोई वर्ल्ड व्यू है, ना इनको सियासी समझ है, बस ये रील्स देखते रहते हैं और इंस्टाग्राम करते रहते हैं। इसी जेन ज़ी ने, इन्हीं स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने जिस तरह से मुहावरा बदला है, ज़बान बदली है, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका बदला है, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये मीम्स के ज़रिए अपने प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं, मीम्स के ज़रिए पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी जो ज़बान है, जो मेरी भी समझ में नहीं आती, जो इस तरह के कुछ इशारे करते हैं और लूलू लूलू कुछ ज़बान है इनकी अलग से, वो इंटरनेशनली होगी, उससे वो अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं। डांस हो रहा है जंतर मंतर पे, मजाक हो रहा है, पोस्टर्स बन रहे हैं। ये साहब बहुत ही नई किस्म की अच्छा चीज है। राजेश जोशी साहब, अब आपके यहाँ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलाउड है, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स होती है, तंजीमें हैं, तो ये सारी चीजें आपको लगता है वहां से ही आई हैं? उसका जाहिर है उसका असर तो होगा ही, क्योंकि जेन ज़ी से ही जो कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, उसके साथ साथ जंतर मंतर पे जो लोग धरने पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, आयसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे दलित अंबेडकर पंथी हैं, वो बहुत सारे लोग भी इसमें जो पॉलिटिकली अवेयर, जो सियासी एक तरह से कह लीजिए तुलबा की तंजीमें हैं, वो भी वहां पर बैठी थी। उनका भी असर होगा। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ स्टूडेंट्स सियासी तौर पे काफ़ी अवेयर हैं, अलर्ट रहते हैं। उनकी एक लीडर नेहा वहाँ पर धरने पे बैठी थी और हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी। उनका भी असर हुआ है। लेकिन इसकी बुनियाद दरअसल ये है कि इस पीढ़ी को ये लगा कि उसका मुस्तकबिल है क्या? क्या उसके पास रोज़गार उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो कुछ अनसर्टेनिटी उनके ज़हन में आई, जिसकी वजह से उनको लगा कि अब ये वक़्त आ गया है कि हुकूमत को बताया जाए कि हम भी यहाँ पर हैं और हमारे बारे में सोचिए। और आज जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो वज़ीर तालीम जिनको कहा जाए, उनका इस्तीफ़ा हो गया है। अच्छा, रोहिणी सिंह साहिबा, 3 टेन्योर मोदी साहब के, और हमने देखा कि हर प्रोटेस्ट को बाय फोर्स डील करने की कोशिश की गई, यहाँ पर भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा इस दफ़ा मुख्तलिफ रहा। 1 महीने से बिल्कुल 6 दिन ऊपर हैं, 36 दिन हैं, जिसके अंदर इसका नतीजा भी सामने आ गया। सो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा भी आ गया। आप समझती हैं कि ये सब कुछ इनफ है मौजूदा? अगर मैं सिर्फ जो एहतजाज हो रहा था इस पर बात करूँ और इसके बाद ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा? जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली बहुत हिस्टोरिक है और शायद पहली बार है कि हुकूमत ने इस तरीके से किसी प्रोटेस्ट
की डिमांड्स को माना और इतनी जल्दी इतने कम दिनों में माना, क्योंकि ये प्रोटेस्टर वो था जो जेन्युइनली गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रहा था और गवर्नमेंट को अपने मुस्तकबिल की फिक्र थी, क्योंकि 2029 की फिक्र थी और इसीलिए सरकार ने ब्लिंक फर्स्ट इसको कहते हैं, गवर्नमेंट ब्लिंक फर्स्ट, और उन्होंने और ये जो हम आज देख रहे हैं, जो रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर आया है, ये इसलिए आया है। और डेफिनेटली जंतर मंतर पे इट्स लाइक पार्टी मूड जिसे कहते हैं, तो बच्चे बहुत खुश हैं, सड़कों पे डांस कर रहे हैं। उनके लाइफ का भी शायद ये पहला प्रोटेस्ट था और पहले प्रोटेस्ट में ये जिस तरह की उन्होंने जो विक्ट्री हासिल करी है, ये उनके लिए तो डेफिनेटली जश्न है, जश्न का माहौल है। दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग। और अब ना आज फिर उसके बाद अभी एक मीटिंग शुरू हो गई होगी, अभी होने वाली है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉकरोच जनता पार्टी। तो बाकी जो डिटेल्स है इसकी, जो दूसरी डिमांड्स की जिसकी आपने बात की, ये उसके बाद जैसे बाहर आती हैं या जैसे पता चलता है, तो देन दैट्स फॉर अस टू वेट एंड सी नाउ। और राजेश जोशी साहब, क्योंकि आपको लगता है कि हमने देखा नेपाल, बांग्लादेश और फिर अब भारत के अंदर जेनजी का एक किरदार, इनके मसाइल मुख्तलिफ हैं जिसको इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। देखिए, हर दौर में जो उस वक्त की नौजवान पीढ़ी होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप पिछली सदी में 60 की दहाई में देख लीजिए, पेरिस से लेकर के दुनिया भर में जो बाएं बाजू की तंजीमें थी तलबा की, और उस वक्त हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा अपहीवल हो रहा था, बल्कि पाकिस्तान में भी उस वक्त वाम जो लेफ्टिस्ट हैं उनका काफ़ी मजबूत थी। तो हर दौर की जो पीढ़ी है, नई नौजवान पीढ़ी है, वो अपना रास्ता बनाती है। इस बार फ़र्क ये है कि पिछली जितनी भी पीढ़ियां गुजरी, जितनी भी नस्लें गुजरी, उनसे इस जो जेनजी है उसकी ज़बान मुख्तलिफ है, मुहावरा मुख्तलिफ है, उनके कम्युनिकेट करने के तरीक़े मुख्तलिफ हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं जैसे आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस होते थे 60s 70s 80s में कि साहब ये हिंदुस्तान किस तरह का मुल्क है, फ्यूडल मुल्क है या सेमी कॉलोनियल है। ये पीढ़ी इस झंझट में नहीं पड़ती, वो सीधे सीधे साडा हक इत्थे रख, वो क्या पंजाबी क्या जुमला शायद मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, साडा हक इत्थे रख, यहाँ बस साडा हक इत्थे रख, इसमें ये तमाम बात कह रहे। अच्छा, लेकिन इसमें राजेश जोशी साहब, ये जो बाकी पॉलिटिकल जमातें हम चले उनको कह लेते हैं ट्रेडिशनल या रिवायती किस्म की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने भी बहुत एहतजाज किए माजी के अंदर और आपने बहुत से एहतजाजों को देखा होगा। आपने खुद कहा कि हम बहुत से एहतजाजों को देखा, लेकिन ये डिफरेंट था। ये लोग इस यूथ को मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाई और ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाई ये यूथ उन सियासी जमातों की तरफ? नहीं, इस वक्त का ये जो यूथ है, ये ऐसा नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड यूथ नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल कन्वेंशनल सेंस में जब हम बोलते हैं कि साहब आप बाएं बाजू की तरफ लीन करते हैं या दाहिने बाजू की तरफ लीन करते हैं, ये लोग जो सड़कों पे उतरे हैं, इनको अपना मुस्तकबिल बहुत ही अंधेरा दिख रहा है, इस वजह से आए हैं। ये आपका सवाल दोबारा से एक बार फिर से बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि ये मोबिलाइज नहीं कर सकी वो सियासी जमातें जो ऑलरेडी भारत के अंदर मौजूद हैं, वो इस यूथ को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकी या उनको अपने साथ एंगेज नहीं कर सकी। जी देखिए, ये सभी लोग जो सोशल साइंटिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के। उसके बाद सबको अच्छा लगा और सबने बहुत सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी को, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, वज़ीर आज़म बने हैं। तो इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अचानक ये क्या हुआ कि तीसरे दौर में 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वज़ीर आज़म बने, और 24 के बाद अब ये समझ लीजिए कि दो साल के भीतर इतना गुस्सा या ये लोग सड़कों पे क्यों उतर आए। और कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो मुख्तलिफ पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, वो इस नौजवान पीढ़ी को टैप क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल वाकई सोचने लायक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिकल तंजीमें हैं, पार्टीज हैं, जो कन्वेंशनल पार्टीज हैं, वो कन्वेंशनल तरीके से ही सोच रही हैं। जेनजी का मुहावरा, उनकी जबान, उनका तौर तरीका अब सीखेंगी ये। मुझे लगता है कि जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो मुखालिफ पार्टी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा जो हंगर स्ट्राइक पे बैठी एक लीडर है, यंग लड़की है, उसको भी अपने बगल में खड़ा किया। उनसे सीधे सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा सके। अब कितना बढ़ा पाएगा वो बहुत मुश्किल है कहना इस वक्त, लेकिन राहुल गांधी ने ये जो नौजवान पीढ़ी है उनके मसाइल को लेकर के गूंज नाम से एक तहरीक शुरू की है। कोटा राजस्थान से शुरू की, फिर उत्तराखंड एक हमारी रियासत है, वहां देहरादून में जाकर के उन्होंने किया, अभी और भी आगे इलाहाबाद वगैरह में होगा। तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि ये जो गुस्सा या एक तरह से डिसकंटेनमेंट दिख रहा है जेनजी में, उसको कैसे वो टैप करे, कैसे उसके साथ अलाइन करे। वो अभी आगे अभी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि वो वोट में कितना तब्दील होगा। ठीक है, वो अमली तौर पर कितना आता है। रोनी सिंह साहिबा, ये जिस तरह बात हो रही है, जिस किस्म का ये प्रोटेस्ट हुआ है, सो ये अब चैलेंजिंग होगा मोदी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अगर एक कामयाबी मिल गई है तो अब कोई भी इशू होगा तो फिर ये नौजवान अपने हक के लिए दोबारा सड़कों पर नजर आएंगे और उनको अब ये पता भी लग गया कि वो कामयाब भी हो सकते हैं। कुल मतलब हम इंडियंस ने हम भूल गए थे कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। आज से 20-25 साल पहले ना वो पीपल यूज्ड टू रोमांटिसाइज प्रोटेस्ट, तो वो एरा जो है वो पिछले 10-12 सालों में 15 सालों में कहीं खत्म हो गया था। खौफ था लोगों को, सर हुकूमत का खौफ था, तो इस प्रोटेस्ट ने वो उस खौफ को तोड़ा। लोगों ने सरकार को बताया, हुकूमत को बताया कि हम आपसे नहीं डरते हैं। तो इसीलिए ये बहुत मायनों में ये जो प्रोटेस्ट है ये नई तरीके का चैलेंज ला रहा है हुकूमत के लिए। इस तरह का चैलेंज शायद मोदी ने अपने करियर में पहली बार फेस किया। पहले आज के पहले इवन गुजरात में भी जब वो रहे या जब थे दिल्ली में आए, इस कदर प्रोटेस्ट एंगर ऑफ द पब्लिक उन्होंने पहले कभी नहीं फेस किया। और अगर हुआ भी तो उन्होंने मैनेज किया, अपने शर्तों पे मैनेज किया, अपनी शरायत रही उनकी, अपने टाइमिंग पे मैनेज किया। तो इस टाइम पे डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें जैसे कि मैंने कहा पार्टी को अपने फ्यूचर की फिक्र है, उनको अपने आने वाले इलेक्शन की फिक्र है, उनको इस वोट बैंक की फिक्र है, और इसीलिए गवर्नमेंट भी अब यहाँ इसके बाद जो कदम है वो बहुत सोच समझ के लेगी और लेना भी चाहिए। राजेश जोशी साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस एहतजाज की एक यूनिकनेस जो हमें नजर आई कि लोगों ने जो नफरत का एक बयानिया होता है, हेट स्पीच होती है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हमने देखा कि तमाम मजाहिब के लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, वो वहां पर मौजूद रहे और वो एक दूसरे का बाजू बने रहे। और रिवायती तौर पर एक जो हेट स्पीच पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बताई जाती है, लोगों को इंगेज किया जाता है, उसकी भी नफी हुई है। सो समझते हैं कि ये भी इसकी एक यूनिकनेस थी और ये भी एक नई चीज का आगाज हो रहा है। जी हाँ, ये नई चीज तो है। माफ कीजिएगा, ये नई चीज तो है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि मैं जो ये इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही है ना, वो रील्स पाकिस्तान से भी आ रही हैं कि वो ये सरहद अगर ना होती तो हम भी जंतर मंतर पहुंचते। दोनों मुमालिक या बल्कि और दूसरे जो मुमालिक हैं वहां के भी नौजवान पीढ़ी के लोग लगभग इसी तरह से सोच रहे हैं। ये हिंदुस्तान का ही फेनोमेन नहीं है। आपने नेपाल का जिक्र किया, आपने श्रीलंका का जिक्र किया। वहां की जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने भी कुछ मसाइल थे, उन्होंने मसाइल अपने अपने तरीके से निकाले, लेकिन हर मुल्क की मसाइल अलग अलग होते हैं, सिचुएशन अलग अलग होती है। यहाँ की सिचुएशन भी अलग है, उसका कंपैरिजन दूसरे से नहीं किया जा सकता है। नहीं ये कहा जा सकता है कि जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही यहाँ होगा। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये जो जेनजी है, क्योंकि हिंदू यहाँ मेजोरिटी में है हिंदुस्तान में, तो ज्यादातर ये जो नौजवान पीढ़ी के लोग सड़कों पे उतरे ये हिंदू ही रहे। हालांकि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है। ये मोदी का जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है उसका कोर वोट है, उसको नाराज नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मुझे लगता है कि एक वजह ये रही होगी कि एक तो नौजवान पीढ़ी है, ये वोटर हैं, उनमें से कई पहली बार वोट देने गए होंगे या आप जाएंगे, तो उनको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी हुकूमत। इसलिए जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो
इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान को देना। और वो बेहतर समझा जो आपने कहा कि वो उस वोटर को नाराज नहीं कर सकते थे, वही चीज़ अभी नजर आई। लेकिन 36 दिन का एहतजाज वो कर गया जो माजी में बहुत से एहतजाज जो 100 दिन के भी रहे या इससे भी ज़्यादा रहे वो ना कर सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया से राजेश जोशी साहब मौजूद थे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वहाँ का मंजरनामा पेश किया। उसके साथ साथ रोहिणी सिंह साहिबा भी मौजूद थी, वो भी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने ला रही थी। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। अभी ईरान और अमेरिका की जंग की गरज थमी नहीं थी कि अब सऊदी अरब की जानिब से यमन पर जोरदार हमला कर दिया गया। सऊदी ज़ेरे क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि उसने सूबा अल हुदैदा में हौसी मलेशिया के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इत्तेहादी अफ़वाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुल्की अल माल्की के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ उन तनसीबात से मुतल्लिक थे जो बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बन रही थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया और ये समेत तमाम यमनी बंदरगाहें समुद्री आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। दरअसल ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि कई रोज से जारी कशीदगी का नतीजा है। यमनी हौसी बागियों ने 20 जुलाई को सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के रद्द अमल में, जिसका इल्जाम उन्होंने सऊदी अरब पर आयद किया था, बहराए अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ एक बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। हौसियों ने बुध के रोज इसी नाकाबंदी के तहत बहराए अहमर में कई सऊदी ऑयल टैंकर्स को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक जहाज को नुकसान पहुंचा। ताहम हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने वाज़ेह किया था कि यह नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद है और आबनाए बाबुल मंदब दीगर तमाम ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली हुई है। उनके बकौल ये इक़दाम सऊदी अरब के यमन पर मुहासरे और किसी मुनसिफाना हल को कबूल न करने का रद्द अमल था। इसी पसे मंजर में सऊदी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद ने अपने ताज़ा हमले का जवाब पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक हौसी मलेशिया की जानिब से बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना एक बुज़दिलाना और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम है, जिसने बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में बहरी दहशतगर्दी और अपने जराइम की फहरिस्त में एक और इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल हालात में बरादर यमनी आवाम और उनकी हुकूमत का साथ दिया है और आइंदा भी हौसी मलेशिया का मुकाबला करने में यह हिमायत जारी रखेगा। तुर्की अल माल्की ने वाज़ेह किया कि अल हुदैदा, राय सईसा और अल सलीफ समेत तमाम यमनी बंदरगाहें तिजारती जहाज़ों के लिए खुली हैं। खुराक, ईंधन और तामीराती सामान ले जाने वाले जहाज़ मामूल के मुताबिक पहुंच रहे हैं और यमन के हवाई अड्डे भी फ़ज़ाई परवाज़ों के लिए दस्तयाब हैं। ताहम उनके मुताबिक हौसी मलेशिया अब भी सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से परवाज़ों की बहाली से इनकार कर रही है, जिसके बायस यमनी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। तर्जुमान ने जोर दिया कि इत्तेहादी अफवाज ने यमनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए महदूद, फैसला कौन और मुतनासिब कार्रवाई की और यह सब कार्रवाई अपने मकासद हासिल करने के लिए उसके बाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक मुकम्मल कर दी गई। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हौसी मलेशिया ने जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इसका बिला रियायत जवाब दिया जाएगा। अभी इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त का। मंसूर जाफ़र साहब, एक इशू तो हमें पता है कि जो यमनी हौतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान है वो 2015 से लेकर टिल नाउ का कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुख्तलिफ ट्रेड रूट और मुख्तलिफ जो है वो ट्रैवलिंग के रूट्स को बंद किया गया। अब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो यूएस के साथ है उसकी आग भी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये जो मौजूदा हमले हो रहे हैं, सऊदीया से भी जो हमला किया गया और यहाँ से भी काउंटर अटैक किया गया, जो मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए सऊदी डिफेंस सिस्टम की जानिब से, ये कॉन्फ्लिक्ट अब कहाँ तक जाकर रुकेगा? क्योंकि ऑलरेडी बात की जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद है और बाबुल मंदब में भी ये टेंशन चली गई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सूरत हाल वहाँ पर तकरीबन पहुँच चुकी है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो ये हूसियों के फ्रंट का ताल्लुक है, बुनियादी तो जिस इशू की तरफ आपने इशारा किया, माजी में इसके अलावा भी बहुत सारे तारीखी डिस्कॉर्ड या बाहमी तनाज़ात सऊदी अरब और यमन के दरमियान रहे हैं। वो सरहदी से लेके इसी नौइयत की जो पाबंदियाँ ख़ासतौर पे जो 2015 के बाद से एक एक्शन किया गया था अरब इत्तेहादी फ़ौज की तरफ से, तो उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल में 2017 में, फिर 2020-22 में, तो ये चलता रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ आ गया था, यानी कोई बैटल फील्ड की बात दिखाई नहीं देती थी। लेकिन ज़ाहिर है नीचे जो चीज़ राख के अंदर जो चिंगारी है वो सुलगती रही है। अब एक ऐसा मौका हाथ आ गया है, ख़ासतौर पे यमन से मुराद वहाँ पे जो इस वक्त सना पर कंट्रोल करने वाली कुव्वत हूसी हैं, उनके पास उनको एक जवाब भी मिल गया है। और ख़ासतौर पे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ईरान की जब जंग हो रही तो उसकी फायरबंदी के हवाले से जब मुतालबात हो रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें ईरान ने एक मुतालबा ये भी किया था कि लबनान के अंदर और दीगर जो महाज है वहाँ पे भी फायरबंदी को क्लब किया जाए इसी माहदे के अंदर।
तो लिहाजा अगरचे वो मेन इशू नहीं थे, वो सारे फायरबंदी लबनान की अदरवाइज, लेकिन ईरान ने उस मौके को एक्सप्लॉइट किया। बिल्कुल इसी का मुवाजना अगर आप मौजूदा सूरत हाल से करें तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगरचे वो तारीखी एतबार से इस वक्त तक फौरी तौर पे सरफेस पे नहीं थी, लेकिन इस कजिए के नतीजे में कि जब अमेरिका की तरफ से जो प्रायोरिटी स्ट्राइक की गई सना एयरपोर्ट पे, खासतौर पर उस जहाज की आमद के दिनों में कि जो खामेनेई साहब के आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद हूसी जो है वापस आ रहे थे, तो उसको सऊदी अरब ने एक वायलेशन ख्याल किया उस सीज फायर माहिदे की, उन पाबंदियों की जो इस वक्त सऊदी अरब ने आयद कर रखी थी यमन पर, और खासतौर पर हूसियों पे। उनकी अल हुदैदा पोर्ट बंद है, उनकी इसी तरीके से जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद हैं, स्ट्रिप्स बंद हैं, हर तरह की एक लिहाज से समुद्री और फजाई नाकाबंदी जो मौजूद थी। तो अब इसको जवाब बना के इस वक्त हूसियों ने एक अपना केस बिल्डअप किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लीजिए कि इस वक्त जब ईरान से कहा जाता है कि वो हूसी जो है आपके हिमायत याफ्ता है, तो वो कहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर अभी आप सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ये कहता है कि जी हम वहाँ हमले नहीं कर रहे, वहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी हिमायत याफ्ता जो जुनूब के अंदर हुकूमत है वो हमले कर रही है इस वक्त हूसियों पे। तो लिहाजा मैं अगर ये कहा जाए कि दोनों ही अतराफ जो है वो अपने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके इस जंग को किसी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और मकसद जाहिर है वही है। सऊदी अरब इसमें बहुत ज़्यादा सफरर है, ख़ासतौर पे उनकी जो शिपिंग लेन्स हैं और उनके जहाज़ों पर हमले, और उसके बाद यकीनन जो तेल की बंदिश के हवाले से जो सऊदी अरब पर हिद्दत इस वक्त तक नहीं आई थी माजी में, पिछले 4 माह की जंग के दौरान भी, वो शायद अब ज्यादा महसूस की जाने लगेगी, क्योंकि ये सऊदीया फील कर रहा है कि ये सिचुएशन ज्यादा टेंस हो सकती है, यानी अगर इसको मैं सम अप करूं यहाँ पर। लेकिन मंसूर जाफर साहब, अभी यमन के जो हौतीज़ हैं उन्होंने जो अरामको फैसिलिटी है सऊदी अरब के अंदर, उसके खिलाफ उस पर अटैक किया है। सो पाकिस्तान की बाइंडिंग है, एक पैक्ट है सिक्योरिटी कि क्या वो फिर डिफेंस के अंदर भी आएगा कि अगर सऊदीया पर कोई हमला करता है तो वो किसी भी जगह हो, उसके डिफेंस के लिए वो सिक्योरिटी पैक्ट होगा और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन सकता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, जो मुश्तरका दफाई माहिदा उनके साथ मौजूद है, अगर आप उसको जरा डिटेल में डिस्कस करें और उसको देखें तो उसमें जो चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन की गई है वो है कि सऊदी अरब में अगर हरमैन शरीफैन को कोई गज़ब पहुंचता है या कोई कुव्वत उस तरफ मुंह करती है या अपने मिसाइल या इस नौइयत की एक्टिविटी उसको डायरेक्ट करती है, उसको निशाना बनाने के, तो ऐसे में पाकिस्तान ड्यूटी बाउंड है न सिर्फ उस काम के लिए दिफा करने के हवाले से बल्कि उसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। इस वक्त जो माहिदा है उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी भी सऊदी ऑफेंसिव जो है उसमें पाकिस्तान मुआवनत नहीं करेगा या उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस माहिदे के अंदर उसका जिक्र नहीं है। दिफा की बात और है, और दिफा के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान जिस तरह डिप्लोमेटिकली भी उसको हैमर कर रहा है, इसी तरीके से वहाँ पे उसके दिफा के हवाले से वो सरगर्मी हो सकती है, लेकिन किसी ऑफेंसिव में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आपको दिखाई देगी जैसे 2015 में एक मुतालबा आया था उस वक्त सऊदी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे, ताकि वो जो अरब ममालिक की फ़ौज बनी थी काफ़ी, जिसमें हमारे जनरल राहील शरीफ साहब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसने एक मुतफ़क्का करारदाद के ज़रिए पार्लियामेंट ने उस यानी एक्शन में शिरकत खासतौर पे बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से माजरत की थी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब भी अपना वही मौका बरकरार रखना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ बाबुल मंदब तक पहुँच चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो भी जो है वो अब कम होना शुरू होगा ताकि ट्रेड भी बढ़े और अमन भी फ़रोग पाए। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, क्या तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में एक नई मुज़ाहमती लहर जन्म ले रही है, और क्या बदखशा से उठने वाली ये नई लहर तालिबान हुकूमत के लिए एक बड़े चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर सकती है? तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गई, जबकि मुखालिफ ग्रुपों के हमले भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मरबूत और शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में यफ्तल के बाद अब ज़ेबाक और बदखशा में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप मुसलसल मरबूत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तोप खाना के इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में 15 तालिबान एहलकार हलाक होने का दावा किया गया है, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लड़ाई मजीद इलाकों तक फैल सकती है।
इन मुसलसल हमलों के बाद बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और वहां पैदा होने वाली दरारें मजीद वाज़ेह होती जा रही हैं। इससे कबल भी मुसामती ग्रुप पैट्रियाटिक सोल्जर्स फ्रंट ने यफ्तल बदख्शां में जिले हेडक्वार्टर, पुलिस और इंटेलिजेंस दफातर पर आर्जी कब्जा कर लिया था, जिसे तालिबान मुखालिफ कार्रवाइयों में एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया। उधर इतलात के मुताबिक तालिबान की एक सरहदी चौकी के कमांडर फरीदुल्लाह वहदत भी पाकिस्तान की सरहद के करीब तोई खाना के इलाके में होने वाली झड़पों के दौरान हलाक हो गए। दूसरी जानिब अफगान फ्रीडम फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उसके जंगजुओं ने जुमेरात की सुबह से जिला ज़ेबाक में तालिबान के मुख्तलिफ ठिकानों पर अचानक हमले किए। तंजीम का दावा है कि उसने तालिबान को सरहदी बटालियन के गिर्द कायम मुतादिद अहम चौकियों और पहाड़ी मकामात से पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि तालिबान की जानिब से इन इलाकों का दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। हालिया पेशरफ्त से यह जाहिर होता है कि बदख्शां में तालिबान और उनके मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों के दरमियान लड़ाई में मुसलसल शिद्दत आ रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हसन खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपके वक्त का। हसन खान साहब, एक तो ये जो बदख्शां में तालिबान मुखालिफ जंगजुओं की जानिब से अटैक्स किए गए हैं, इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर ख़ासतौर पर बदख्शां में क्या है, और फिर ये जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं इनके मुतालबात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, मुतालबात तो मेरे ख्याल में सारे अफगानों के यही है कि तालिबान जो है वो एक अफगानिस्तान को एज ए मकबूजा टेरिटरी उसने समझा है, और जो हालत है अफगान अवाम की, ख़वातीन पर पाबंदी, ख़वातीन न डॉक्टर बन सकती है, न उस्तानी बन सकती, बल्कि तालीम भी हासिल नहीं कर सकती, ना कोई जॉब कर सकती है, ना कोई हुनर सीख सकती है, इस तरह मुखालिफिन पे। तो अफगानिस्तान तो एक खुला हुआ जेल है जिसे आप कह सकते हैं। लोगों की माशी हालत इंतहाई ख़राब है, और आए रोज़ जो है जो खबरें आ रही है कि लोग अब बैठियाँ बेच रहे हैं वगैरह। तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है, स्पेशली जो बदख्शां है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बदख्शां जो है ये तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। द रीज़न इज़ कि तालिबान जब वो आ रहे थे तो पहला सूबा जब उन्होंने जो कब्जा किया था वो बदख्शां था, और बदख्शां उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है नॉर्थ में भी, और तकरीबन क्योंकि यहाँ से उन्हें शुरुआत किए थे। अभी गुज़िश्ता चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि पहले तो अफगान फ्रीडम फ्रंट जो है, जो जनरल यासीन ज़िया उसको लीड कर रहे हैं, उसने शुरुआत की। उसके बाद हमने देखा कि जुमा खान सूफी एक कैरेक्टर आया तालिबान का, जिसपे तो तालिबान ने जरगे शरगे किए, उसको तो राम कर दिया। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ग्रुप जो सामने आया है वो होमलैंड सिक्योरिटी, होमलैंड सोल्जर्स फ्रंट, जिसे वो जफ़े सिपाया ने महन भी कहते हैं मुकामी ज़ुबान में। उसका जो कमांडर है अब्दुल कयूम मलंग, वो साबका जो स्पेशल फोर्सेस है उनके कमांडर रहे हैं। और अभी ये जो गुज़िश्ता ये जो जुमेरात से ये जो लड़ाई जारी है, उसने तो बड़ा एक हमला किया जो यफ्ताल डिस्ट्रिक्ट है, उसको कुछ घंटों के लिए तालिबान से लिया था। अभी ये जो फ्रीडम फ्रंट है, तो ये ज़ेबक के एक और प्रोविंस है जहाँ से अपनी मुज़ाहमत का आगाज़ किया है। तो अब ये जो नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में अब सिर्फ ये बदख्शां पे जो है, क्योंकि अब स्नोबॉलिंग हो रही है, खबरें आ रही हैं, उसके साथ जो सूबा है तखार, वहाँ पर भी रिपोर्ट्स आ रही है, बगलान से भी रिपोर्ट्स आ रही है, कंदूज से भी आ रही है। कल जो एक खबर आई थी कपीसा जो सूबा है वहाँ से आ रही है। मगरिब साइड पे जो हेरात है वहाँ तो पहले से लोग जो है मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो मुज़ाहमत है ये तालिबान की हुकूमत के खिलाफ है। उनका जो अंदाज है कि अपने अलावा वो किसी को अफगानी नहीं समझते, अपने अलावा वो किसी को मुसलमान ही नहीं समझते। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पर हसन खान साहब, ये कि एक तालिबान से लोगों को मसला क्या है, और फिर बुनियादी तौर पर दो बड़े ग्रुप्स हमें नजर आते हैं जो तालिबान के खिलाफ हैं। एक तो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसे NRF कहा जाता है, अहमद मसूद का, और दूसरा अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AFF, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, और इसी ने जो है वो बदख्शां में हमला भी किया। अब इसके अंदर ज्यादातर एक्स आर्मी या कमांडोज अफगानिस्तान के वो मौजूद हैं। तो ये कितने बड़े ग्रुप्स हैं और कितनी बड़ी सतह तक ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ जो है वो इन एक्शन नजर आ सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये जब आगाज हो जाता है ना, अभी ये जो यफ्ताल डिस्ट्रिक्ट से जो हुआ, या अब ये जो ज़ेबक से हो रहा है, देखिए अगर आप अफगानिस्तान में एक पैटर्न है, अगर आप अफगान तालिबान को देखें, जब ये 2001 में हुकूमत से निकाले गए
तो ये जाके 2005-6 में आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगे। मतलब एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन वो कमजोर थी, इतनी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों के साथ हुकूमत उसको एक्सप्लॉइट करते रहे। तो अगर आप देखें अभी तालिबान का जो है आज से 10 दिन बाद जो है उनके तकरीबन हो जाएंगे 5 साल हो जाएंगे। तो अब ये जो है मेरे ख्याल में बहुत जल्द मुझे तो नजर आ रहा है, जो अब अगर आप अफगानिस्तान पे नजर रखे हुए हैं तो ये जो पैटर्न है या ये जो फिनोमिना है, ये मुझे लग रहा है कि जरा बहुत जल्द है। और अनलाइक द पास्ट गवर्नमेंट, तालिबान के लिए तो ये था उस वक्त के उनके लोग खिलाफ थे और हुकूमत जो थी वो कुछ भी थी, जैसी भी थी, लेकिन इलेक्टेड थी और रिस्पॉन्सिव थी, मीडिया आजाद था, लोगों को आजादी थी। अब तालिबान से तो हर एक बंदा तंग है। और ठीक है, तालिबान से तंग है। हसन खान साहब, एक आखिरी चीज मैं यहां पर जानना चाहूंगा मुख्तसरन, वो ये है कि तकरीबन 70% जो अफगानिस्तान के अंदर आबादी है वो 30 साल से कम उम्र नौजवानों की है। सो ये जो ग्रुप्स हैं जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, क्या इनको अवामी हिमायत हासिल है? क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं इनके भी यही मुतालबात हैं कि यकसा हकूक मिलें, खवातीन को हकूक मिलें, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलें और ये सब कुछ। देखिए इस वक्त तालिबान के साथ तो आप नहीं कह सकते हैं कि उनके पास साथ जो है अवामी हमायत है। उसने जोर पे जबरदस्त भी वो बहुत ब्रूटल फोर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से अवाम खामोश है। उसको कहते हैं साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड या साइलेंस ऑफ द डेड जिसे कहते हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान में है। ये जो नॉर्थ से जिस तरह मैंने कहा कि अब जो है ज्यादा मूवमेंट ताजिक एरिया में चल रही है, अब ये उज़्बेक हज़ारा ये भी इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।